हेलो। हम पढ़ रहे थे सिलेजिनेला और उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए, सिलेजिनेला जो है, अब इसमें हमने स्ट्रोबाइलस और शंकु के बारे में बता दिया था। अब क्या होगा, इन शंकुओं में क्या स्थित है, बीजाणुधानियां। तो अब हम यहाँ पे डायरेक्ट क्या करेंगे, बीजाणुधानियों के विकास की बात करते हैं। ठीक है, किस प्रकार से बीजाणुधानियों का विकास होगा। तो बीजाणुधानी का विकास देखेंगे। बीजाणु मात्र कोशिका तक लघु बीजाणु तथा गुरु बीजाणु, जो बीजाणु लघु बीजाणु धानी और गुरु बीजाणु धानी का विकास एक समान होता है। मतलब क्या हुआ कि देखो, बीजाणु धानी का विकास हमने पिछले टेरिडोफाइट में पढ़ा था कि किस प्रकार से लेप्टोस्पोरेंजिएट यूस्पोरेंजिएट प्रकार का विकास होता है, और उसमें एक कोशिका से बन रहा है या एक से अधिक कोशिकाओं के समूह से बन रहा है। इस हिसाब से बीजाणु धानियों का विकास होता है। उसमें बीजाणु मात्र कोशिकाएं होती हैं, उनमें परिणतिक या अपनतिक विभाजन होते हैं। जैकेट कोशिकाएं बनती हैं और उनसे आवरण बन जाता है, और बीजाणु मात्र कोशिकाओं से आगे हमें लघु बीजाणु गुरु बीजाणु वगैरह प्राप्त हो जाते हैं। तो ये प्रोसेस हम पिछले वाले में पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे हम इतना डिटेल में लेके नहीं चलेंगे। ठीक है, तो इसलिए बताया है कि चाहे वो गुरु बीजाणु धानी हो या फिर लघु बीजाणु धानी हो, दोनों में ही बीजाणु मात्र कोशिका तक का विकास एक समान होता है। मतलब कि वहां तक का प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगा। ठीक है, तो अंतर कहाँ आएगा, इसके आगे जो अर्धसूत्रण से, मतलब एक में तो बहुत सारे बन जाते हैं, एक में 4 बनते हैं। ठीक है, और भाई इसीलिए लघु बीजाणु बहुत सारे होते हैं और गुरु बीजाणु सिर्फ एक, या मतलब कम मात्रा में उत्पन्न होता है। ठीक है, ये है कहने का मतलब। तो भाई बीजाणु मात्र कोशिका तक तो दोनों का विकास एक जैसा रहेगा। अब बीजाणु धानियों का विकास यहाँ पे भाई इस टेरिडोफाइट में बीजाणु धानियों का विकास कैसा रहेगा, यू स्पोरेंजिएट प्रकार का। यू स्पोरेंजिएट प्रकार में बीजाणु धानी प्रारंभिक कोशिकाओं के एक समूह से विकसित होती है। मतलब कि जो यू स्पोरेंजिएट प्रकार का बीजाणु धानी का विकास होता है, उसमें क्या होता है, बीजाणु धानी सिर्फ एक कोशिका से नहीं बल्कि कोशिकाओं के एक समूह से विकसित होती है। मतलब कि एक ग्रुप है, सेल्स का एक ग्रुप है, उससे हमें बीजाणु धानी का विकास हो जाएगा। ठीक है, और अगर यहाँ पे ये विकास अगर सिर्फ एक कोशिका से होता तो ये होता लेप्टोस्पोरेंजिएट। देखिए, मैं हर बार जब आपको यूस्पोरेंजिएट और लेप्टोस्पोरेंजिएट आता है तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि भाई क्या होता है ये, अब तक आपको याद हो जाना चाहिए। तो अब देखो, हम लघु बीजाणु धानी का विकास देखते हैं। पहला पॉइंट है, लघु बीजाणु धानी में विकसित या विभेदित होने वाली बीजाणु धानियों में लगभग 80 से 90% बीजाणु मात्र कोशिकाएं क्रियाशील होती है। क्या बोला इसमें कि लघु बीजाणु में जो विकसित हो रही है बीजाणु मात्र कोशिकाएं, उसमें से लगभग 90% सेल्स क्या है, क्रियाशील है। ठीक है, इसीलिए तो वहां पे लघु बीजाणु ज्यादा बनेंगे, क्योंकि लगभग 90% सेल्स क्या है यहाँ पे एक्टिव है। ये क्रियाशील बीजाणु मात्र कोशिकाएं लघु बीजाणु मात्र कोशिका के रूप में कार्य करती है। भाई ये जो क्रियाशील है, ये जो एक्टिव सेल्स है, ये किसके रूप में काम करने लग जाएंगे। अब हमें बनाना क्या है, लघु बीजाणु, इसलिए किस रूप में काम करेगी, लघु बीजाणु मात्र कोशिका के रूप में। इन लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं के अर्धसूत्रण से लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। मतलब क्या हुआ कि भाई इनमें अर्धसूत्री विभाजन होगा, और इससे क्या होगा, इसकी गुणिता क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी, और हमारे पास क्या हो जाएगा, लघु बीजाणुओं का निर्माण हो जाएगा। ये लघु बीजाणु चतुष्फलकीय चतुष्कों के रूप में व्यवस्थित होते हैं। ये जो लघु बीजाणु है वो किसके रूप में, चतुष्फलकीय चतुष्क के रूप में व्यवस्थित होंगे। मतलब कि 3 तो आगे और 1 पीछे। तो अगर हम उसको सामने से देखेंगे तो हमें सिर्फ 3 दिखाई देंगे। ठीक है, एक होता है उनके पीछे। अब इससे पहले आप लोग यहाँ पे चित्र देखो, ये जो चित्र है अगर हम इसको ध्यान से देखोगे तो इसमें देखो एक परिपक्व लघु बीजाणु धानी दिखाई गई है। भाई ये क्या है, ये जो बाहर है ये लघु बीजाणु धानी की लेयर्स हैं। ठीक है, मतलब कि सतहें हैं। और एक परिपक्व लघु बीजाणु धानी कुछ इस प्रकार की होती है, उसमें ये देखो, ये जो लेयर है ये क्या है, टेपिटम है,
जो इसको पोषण प्रदान करेगी। मतलब कि ये स्टार्क वाले हिस्से से तो ये क्या रहेगी, उस शंकु में या फिर स्ट्रोबिलस में जुड़ी हुई रहेगी। ठीक है, किसी भी शंकु में या फिर स्ट्रोबिलस में स्टाल्क मतलब कि इस वाले भाग से ये जुड़ी हुई रहेगी। और ये एक बीजाणुधानी की संरचना दिखाई गई है जिसमें कि ये लघु बीजाणु भरे हुए हैं। ये जो छोटे छोटे आपको दिखाई दे रहे हैं ये क्या है, लघु बीजाणु। ठीक है, अब हम बात करते हैं गुरु बीजाणु के धानी के विकास की। तो यहाँ पे अगर हम गुरु बीजाणु धानी का विकास देखें तो भाई पहला पॉइंट क्या होगा, अधिकांश जातियों की गुरु बीजाणु धानियों में केवल एक बीजाणु मात्र कोशिका को छोड़कर शेष सभी विघटित हो जाती है। मतलब क्या हुआ कि अगर हम गुरु बीजाणु धानी की बात करें, देखो लघु बीजाणु धानी में तो लगभग 80 से 90% बीजाणु मात्र कोशिकाएं एक्टिव थी, क्रियाशील थी, जिससे हमें बहुत सारे लघु बीजाणु प्राप्त हो गए। लेकिन यहाँ पे अधिकांश, देखो हमने सभी नहीं बोला है, सभी जातियों में नहीं, बल्कि अधिकांश जातियों में, मतलब कि मोस्टली जातियां ऐसी है जिनमें केवल मतलब एक बीजाणु मात्र कोशिका ही सक्रिय रहती है। ठीक है, बाकी सब विघटित हो जाएंगी या नष्ट हो जाएंगी। क्रियाशील बीजाणु मात्र कोशिका को अब क्या बोल देंगे, जो एक सेल बच गई बीजाणु मात्र कोशिका, उसको अब अपन यहाँ पे गुरु बीजाणु धानी है इसलिए क्या बोल देंगे, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका बोल देंगे। इनके अर्धसूत्रण से 4 अगुणित गुरु बीजाणु बनते हैं। भाई एक कोशिका बची थी अपने पास, उसका हमने अर्धसूत्री विभाजन कराया तो हमें मिलेगी 4 अगुणित गुरु बीजाणु को मतलब मिल जाएंगे। ये भी लघु बीजाणुओं की तरह चतुष्फलकीय चतुष्क के रूप में व्यवस्थित होते हैं। भाई ये भी जैसे लघु बीजाणु चतुष्फलकीय चतुष्क के रूप में व्यवस्थित है, इसी प्रकार ये गुरु बीजाणु भी कैसे रहेंगे, एक चतुष्क के रूप में व्यवस्थित रहेंगे। ठीक है, देखिए ये हम देख रहे हैं एक परिपक्व गुरु बीजाणुधानी। देखो परिपक्व गुरु बीजाणुधानी, ये स्टार्क मतलब इस हिस्से से ये जुड़ा हुआ रहेगा शंकु में। ठीक है, ये है अपना गुरु बीजाणुधानी। ठीक है, ये जो धानी है ये क्या है, गुरु बीजाणुधानी है। और इसके अंदर ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, गुरु बीजाणु मतलब कि मेगा स्पोर। ठीक है, यहाँ पे आपको 1 2 3 दिखाई दे रहे हैं लेकिन चतुष्क के रूप में है, मतलब कि चौथा इनके जस्ट पीछे स्थित है जो कि हम सामने वाली गांठ में नहीं देख सकते हैं। ठीक है, और अगर हम एक गुरु बीजाणु की बात करें तो एक गुरु बीजाणु कुछ इस प्रकार का होता है जिसमें ये मतलब इसके बाहर की परतें होती है और अंदर ये न्यूक्लियस। ठीक है, तो इस प्रकार का हमें एक गुरु बीजाणु देखने को मिलता है। आगे देखो, कुछ जातियों में एक से अधिक क्रियाशील गुरु बीजाणु पाए जाते हैं। भाई कुछ जातियां हमने अभी तो बात की है, वो अधिकांश जातियों में तो क्या है, सिर्फ एक क्रियाशील बीजाणु मात्र कोशिका होती है। लेकिन यहाँ पे क्या है, कुछ जातियों में एक से अधिक क्रियाशील गुरु बीजाणु पाए जाते हैं, मतलब कि एक से ज्यादा भी एक्टिव हो सकते हैं। मतलब कितने हो सकते हैं, लगभग 8 से 12 तक एक्टिव हो सकते हैं। अब अगला पॉइंट है, अधिकांश बीजाणु मात्र कोशिका के विघटन से क्रियाशील बीजाणु मात्र कोशिका को पर्याप्त पोषण मिलता है। मतलब कि अधिकांश जो पादप होते हैं उनमें क्या है, सारी तो मतलब लगभग बीजाणु मात्र कोशिकाएं नष्ट हो जाती है, कुछ एक ही एक्टिव होती है या फिर हम बोले एक ही एक्टिव होती है। इसलिए क्या है, पोषण के लिए यहाँ पे क्या नहीं होती, कंपटीशन नहीं होता, पोषण के लिए कंपटीशन नहीं होता, इसलिए इसको पर्याप्त पोषण मिलता रहता है, जिसके कारण ये आकार में भी कैसी होती है, बड़ी होती है। और यही कारण है भाई, बहुत ज्यादा लोग होंगे, फूड जो है वो लिमिटेड है, तो कम कम मिल पाएगा, तो वो आकार और आमाप में छोटे रहेंगे। अब यहाँ पे क्या है, अधिकांश बीजाणु मात्र कोशिकाएं तो नष्ट हो चुकी है, हमें सिर्फ एक को ही ठीक से मतलब विकसित करना है, तो उसको यहाँ पे पर्याप्त पोषण मिलता रहेगा और ये आकार में काफी बड़ा हो जाएगा। और यही कारण है कि भाई क्या, जो गुरु बीजाणु है वो लघु बीजाणुओं की तुलना में अधिक बड़ा होता है। ठीक है,
आगे हम पढ़ने वाले हैं युग्मकोद्भिन्न, जो हम देखेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।